इंटरनेशनल डेज करके तो कोई टॉपिक नहीं है। इंटरनेशनल जो जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स आप बोल सकते हो या जो थीम्स वगैरह है उसको उसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें समझने लायक कुछ है नहीं। मैं जो है आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आज कितना है यार, आज 11 तारीख है ना। 13 तक दे दूंगा, 13 या 14 तक आप लोग को मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और एज बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके क्लासेस कल होगी। आज लेना था लेकिन अभी टेक्निकल वाला जो सर लोग हैं उनका भी क्लास है ना अभी। ओके, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? ब्रिटेन का है। 1628 में बनाया गया था इसको। जो दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ब्रिटेन का संविधान है। अगर हम दुनिया के सबसे नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है नेपाल का, जो कि 2015 में पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अगर हम दुनिया के फर्स्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अलिखित संविधान की बात करें, तो वो भी ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन का दो चीजों में नाम याद रखना है, सबसे पुराना लेकिन अलिखित। अगर सबसे पुराने लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, तो वो अमेरिका का है, यूएसए का है, जो 1789 में जो है लिखा गया था। तो सबसे पहला जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का। अगर फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया की अगर हम बात करें, तो एशिया कॉन्टिनेंट में जापान है, जिसने 1860 में जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। तो ये एशिया में फर्स्ट रैंक में है पुराने में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया का है। द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है लिखित संविधानों में, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा और लिखित और सबसे छोटा लिखित में कौन सा है? अमेरिका का है। अगर हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसी को मानते हैं पूरी दुनिया में, तो वो अरस्तु को मानते हैं। एरिस्टोटल भी बोला जाता है उनका जो मूल नाम है, लेकिन हम जो है अरस्तु के नाम से इनको ज्यादा जानते हैं। तो अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत में अगर हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है हम मानते हैं भारत के संविधान के पिता माना जाता है। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स वाइज जो है कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है, अमूमन जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसके लिए। तो इन पॉइंट्स को, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो अगर हम पार्ट्स की बात करें, कितने पार्ट्स हैं इसके, कितने भाग हैं, तो एक पोर्शन है हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है या करंट बोल सकते हो, उसमें क्या फर्क आया है। तो याद रखना है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 भाग थे, इसके 22 पार्ट थे। वर्तमान में भी कितने हैं? 22 ही पार्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इसको काउंट करते हैं तो इसकी संख्या 25 हो जाती है। तो 22 से बढ़कर के कितना हो जाता है? इसकी संख्या 25 हो जाती है अगर हम उसको काउंटिंग करते हैं तब। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? अभी भी 22 ही हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स है वो 25 हो गया है। बस काउंटिंग जब करते हैं तो ये 25 माना जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका चीज है वो है शेड्यूल की बात करें अगर हम,
तो जो मूल संविधान था उसमें इसके 8 शेड्यूल्स थे, अभी वर्तमान में इसके 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसके आर्टिकल्स की, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जब ये मूल संविधान बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो उस टाइम में 395 था, और अभी वर्तमान में भी 395 ही है। लेकिन ध्यान रखना है, जब इसको अगेन हम काउंटिंग करते हैं तो ये कितना हो जाता है, लगभग 470 हो जाता है। और अभी भी इसके जो मूल नंबर है वो क्या है, 395 है। चलो, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक किसी को? ठीक है, तो इतना याद रह जाएगा ना। 22 पार्ट्स ओरिजिनल में थे, 8 शेड्यूल्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। वर्तमान में 22 ही पार्ट्स हैं, लेकिन अगर जब हम इसको काउंट करते हैं तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। अब देखो, इसको सिंपल सा तरीका ये है कि देखो 1 2 3 4 इस तरीके से हुआ था, लेकिन जैसे 4 में है तो 4 में एक ऐड किया गया 4A, उसी तरीके से 9 में 2 ऐड किए गए 9A 9B, उसी तरीके से जो है 14 में ऐड किया गया 14A। तो अगर आप इनको ऐड करते हो, जो इसको एक तरह से सब पार्ट बोल सकते हैं, इसको 4A 9A 9B 14A इस तरीके से, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाता है, वो 25 हो जाता है। हालांकि इसको 26 होना चाहिए, क्योंकि ये 22 से लेकर के 3 4 5 6 होना चाहिए। लेकिन जो 7 नंबर का पार्ट है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है या उसको हटा दिया गया, इसलिए काउंटिंग में कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। 8 शेड्यूल है, 8 है, उसके बाद में 9 10 11 और 12 जो है इसमें शेड्यूल जो है ऐड किए गए, तो वर्तमान में 12 शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल की बात करें तो 395 सेम यही है, पार्ट में जैसे ए बी सी डी करके जोड़ा गया उसी तरीके से जो है 395 के बाद में 396 नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, इसी के अंदर में ए बी सी इस तरीके से जो है ऐड किया गया या नंबरिंग में जो है उसको बढ़ाया गया। लेकिन ये जो 395 उसको 396 से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ध्यान में रखना है कि जो मूल रूप से जो आर्टिकल नंबर है वो 395 ही है, लेकिन जब हम इसको काउंट करते हैं तो काउंटिंग में ये क्या हो जाता है, अभी वर्तमान में ये 470 के आसपास में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो शेड्यूल्स हमारे 12 हुए हैं उसमें 9th नंबर का जो शेड्यूल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट में जो है उसको ऐड किया गया। तो आप ये मान के चलो कि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ उसमें जो है ये शेड्यूल को जो है ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है लैंड कंसोलिडेशन जो है, इसे कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी, और चकबंदी का मतलब होता है कि जो टुकड़े में बिखरे हुए जो जमीन होते हैं उसको जो है एक करके उसको कलेक्ट करने का एक तरह का नियम है, समझो, जैसे एक विधि है, समझो, लैंड कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये जोड़ा गया था 9th नंबर के शेड्यूल में। ठीक है, जो 10th नंबर का शेड्यूल है वो 52nd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें जो है इसको ऐड किया गया, और इसमें जो है आपका जो डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून इसको कहा जाता है, ये इसमें लाया गया। ठीक है, मतलब कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को जाने वाला जो सिस्टम है उसके लिए कानून लाया गया, वो 10th नंबर के शेड्यूल में है। 11th नंबर का शेड्यूल है वो 73rd नंबर के अमेंडमेंट में जो है लाया गया, और ये लाया गया पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, ये 1992 की बात है, और ये जो हुआ है ये 1985 की बात है, और जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1951 में हुआ। लास्ट जो हुआ है वो 1992 में ही ये हुआ है, 12th नंबर का शेड्यूल। ठीक है, तो ये कहलाता है भूमि चकबंदी। ये आपका पंचायती राज, और ये हमारा नगरीय निकायों से रिलेटेड जो कानून है, जो शहरों में, जो नगरों में जो जिस तरह का जो है
पॉलिटी चलता है या जिस तरह का रूल्स रेगुलेशन जो है होता है वो अर्बन बॉडीज के जो अंदर में आता है। तो पंचायती राज गांव का कानून या गांव का सरकार बोल सकते हो, अर्बन बॉडी मतलब शहरी सरकार बोल सकते हो, नगरीय निकाय बोल सकते हो। तो ये 11th नंबर या ये 12th नंबर दोनों 1992 में 73rd और 74th नंबर के अमेंडमेंट में जो है इसको लाया गया। ठीक है, तो इतना बेसिक चीज है आपको लाना है। अगर आर्टिकल पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा कि गिनती में कितने हैं तो 470, ठीक है। और अगर जनरली जो है ऑप्शन में जब भी 395 आएगा और 470 आएगा तो उसमें क्लियर वो मेंशन करेगा कि वो गिनती का पूछ रहे हैं या मूल संविधान के नंबर पूछ रहे हैं, राइट। अगर वो सीधा सीधा पूछ लिए कि बताइए कि आर्टिकल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उसने नहीं बोला है कि गिनती में या मूल रूप से, तो या तो वो 395 को ऑप्शन में रखेगा या 470 को ऑप्शन में रखेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ढंग से देख लेना। अगर वो पूछ रहा है और सिर्फ ऑप्शन में आपके पास 395 या 470 है तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान मत दो, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा और वही ऑप्शन आपको चूज करना है। लेकिन अगर वो दोनों ऑप्शन को दिया है तो क्वेश्चन में वो क्लियर मेंशन करेगा कि वो काउंटिंग में पूछ रहा है या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, राइट। मैंने बताया ना, दोनों ऑप्शन रहेगा तो सिंपल है, वो क्वेश्चन में क्लियर मेंशन करेगा क्या पूछना चाह रहा है वो। चलो, हमारे पास जितने भी शेड्यूल्स हैं, जो हमारे यहाँ पर जो हमारे शेड्यूल को मैंने अभी डिस्क्राइब किया, 12 शेड्यूल्स हैं। तो इन 12 शेड्यूल्स में क्या क्या है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पहले शेड्यूल में क्या है, दूसरे शेड्यूल में क्या है, कि ये चीज कौन सा शेड्यूल में है, ऐसा करके पूछ सकता है। तो याद रखना है शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 में बोला है कि जो हमारे यूनियन है और जो टेरिटरीज हैं उनके बारे में बात की गई है कि केंद्र क्या है और हमारे जितने भी उसके टेरिटरीज क्या है उनके बारे में बात किया गया है। तो इसको एक तरह से सिंपल में बोल सकते हो, शेड्यूल नंबर 1 में बताया गया है संघ प्लस राज्य की सीमाओं के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके एरिया के बारे में जो है बात की गई है। ठीक है, इसमें पूरा एक लिस्ट बनाया गया है कि कौन सा संघ का क्षेत्र होगा, कौन कौन सा एरिया होगा, कौन कौन से स्टेट्स होंगे और उसके एरिया का क्या क्या जो है डेफिनेशन हो गया, वो सारे चीज को डिफाइन किया गया है किसमें, शेड्यूल नंबर 1 में। संघ और राज्यों की एक तरह का लिस्ट दिया गया है, ठीक है, एक सूची दिया गया है। सेकेंड नंबर के शेड्यूल में जो दिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बैरियर्स दिया है, मतलब कि जो भी हमारे संवैधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इसका क्या बैरियर रहेगा, कौन ऊंचा पद में है, कौन नीचे है, कौन ये है, ये सारा चीज जो है आपको संवैधानिक पद के बारे में शेड्यूल नंबर 2 में दिया हुआ है। शेड्यूल नंबर 3 में दिया है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बैरियर। ये जो संवैधानिक पद है इनका क्या जो है शपथ होगा उसके बारे में बात की गई है, ओथ के बारे में बात की गई है। तो पहले शेड्यूल में संघ, दूसरे में संवैधानिक पद और तीसरे में शपथ। ठीक है, इसी तरीके से इसको याद रखना है, संघ, संवैधानिक पद, शपथ। 4 नंबर को जो शेड्यूल है वो दिखाता है सीट्स क्या है, मतलब कि जो सीट अलॉटमेंट होगा राज्यसभा के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से कितने सीट्स होंगे, तो ये दिखाएगा, ये मेंशन किया गया है किसमें, शेड्यूल नंबर 4 में। तो संघ, संवैधानिक पद, शपथ, सीट। अब आते हैं शेड्यूल नंबर 5 में। तो बेसिकली शेड्यूल नंबर 5 में एससी एसटी से रिलेटेड जो एक तरह का बोलना चाहिए उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोविजंस, जितने भी शेड्यूल्ड एरिया है उनका कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब जाहिर सी बात है कि जिस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं उन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ खास चीजों को ध्यान में रख करके किया जाता है। वहां पे अंधों की तरह जो है प्रशासन नहीं संभाला जाता। ट्राइब्स एरिया में वहां के कल्चर, वहां के ट्रेडिशन, उनकी जो मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके नियम कानून बनाया जाना जरूरी है। इसलिए ध्यान में रखा गया है कि शेड्यूल 5 में कि क्या रूल्स होंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होंगे एसटी एससी एरिया के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज को इसमें एक्सेप्शनल माना गया है, इस एरिया में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया गया है, मतलब इन एरिया के लिए अलग से रूल बनाया गया और उसको रखा गया शेड्यूल नंबर 6 में। ठीक है, रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
ठीक है। अस्त्रिपु मिजो मेघा, तो अस्त्रिपु मिजो मेघा के बारे में बात किया गया है शेड्यूल नंबर 6 में, और शेड्यूल नंबर 5 में SC ST के बाकी एरिया के बारे में बात की गई है, इन चारों जो है स्टेट्स को छोड़ के। तो आप एक चीज मान सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे ये जो टॉप के 6 जो शेड्यूल्स हैं वो क्या चीजें शो कर रहे हैं। शेड्यूल नंबर 1 संघ, शेड्यूल नंबर 2 संवैधानिक पद, फिर शपथ, फिर शीट्स, फिर SC ST, और लास्ट में इसी ST SC से रिलेटेड जो त्रिपु मिजो मेघा या असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को शो किया गया है। तो आई थिंक आसानी से याद हो जाएगा इसको एक बार ध्यान से देखोगे तो। अगर हम शेड्यूल नंबर 7 की बात करें तो बेसिकली जो है शेड्यूल नंबर जो 7 है ये पावर का डिवीजन को शो करता है। मतलब कि देखो हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तरह का बोलना चाहिए कि सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट्स के पास भी पावर है। वो पावर कैसे डिवाइड होगा उसके बारे में शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया है। तो 7 में मैं इसको याद किया था शक्ति करके, 7 शक्ति मतलब कि पावर। ठीक है, तो इसमें जो है पावर का डिवीजन को इसमें शो किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ यूनियन का जो लिस्ट का पावर है, यूनियन लिस्ट में जो है उसमें फिलहाल अभी 100 जो है सब्जेक्ट्स पे जो है पावर बना सकती है यूनियन या केंद्र सरकार। ठीक है, स्टेट जो लिस्ट है इसमें ऐसे जो है 61 जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर है उसके पास कानून बनाने का। ठीक है, और कुछ है जो कंकरेंट में आता है, मतलब कि वो समवर्ती सूची में आता है। इसको हम केंद्रीय सूची कहते हैं या संघ सूची कहते हैं इसको हम। ये राज्य सूची है और ये समवर्ती सूची है, मतलब जो जिसमें दोनों का कानून बनाने का अधिकार लगभग सिमिलर है। तो इसकी जो नंबर है पावर बनाने की, ये टोटल 52 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे ये पावर बना। तो टोटल 213 सब्जेक्ट्स हैं जिसपे हमारा यूनियन और स्टेट्स जो है आपस में मिलकर के पावर डिवाइडेड किया गया है उनको सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो टोटल कितने 213, इसमें इसी तरीके से डिवीजन है। शेड्यूल नंबर 8 में जो है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जो है इसमें लिस्ट आउट किया गया है कि भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को जो है राजकीय भाषा, राज्य भाषा का या ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है दर्जा प्राप्त है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 14 ऐसे लैंग्वेजेस थे जिसको इसमें लिस्ट आउट किया गया था, बाद में इसको बढ़ा करके अब के वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस माने जाते हैं। ठीक है, शेड्यूल नंबर 9 में है लैंड रिफॉर्म से जो रिलेटेड जो होते हैं, मतलब कि जो भूमि से रिलेटेड, अभी मैंने बताया ना भूमि चकबंदी वाला कानून, वो सब लैंड रिफॉर्म्स है। इसके अलावा जो है शेड्यूल नंबर 10 में है जो एंटी डिफेक्शन जो प्रोविजन या प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि 52nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन में आया है 1985 में, दल बदल कानून वाला। इलेवन में पंचायती राज और 12 में नगरीय निकाय। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान से इसको देख लेना। ओके, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज को कहां से किस रिसोर्स से लिया गया है इसके बारे में। तो इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना। देखो मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे छोड़ रहा हूं ना, उसका रीजन वही है कि जो इंपॉर्टेंट है उसी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में देखना है तो वो वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो वो डिटेल वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि जो है आप लोग का भी टाइम बचे और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही कवर हो। हालांकि इसके पहले मैं एक चीज आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें जो एक तरह से बोलना चाहिए कि पहला जो बैठक हुआ था वो फर्स्ट मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो कब हुआ था? वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो एक चीज ये याद रखना है, फर्स्ट मीटिंग की अगर हम बात करें, उसके बाद में जो सेकेंड मीटिंग हुआ था
वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो हमारा 12th सेशन हुआ था, इसके बारे में कई बार पूछ देता है कि जो 12th मीटिंग है या सेशन है वो हुआ था 24 जनवरी 1952 में। ठीक है, ओके, एक चीज और याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्टेड किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब ध्यान रखना यह है कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अडॉप्ट किया गया, इसलिए जो है इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है, पहले इसको लॉ डे करके मनाया जाता था, बाद में जो है इसको 2015 से जो है इसको बोल सकते हो कि अब इसको हर साल जो है संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे करके इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है इसको संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया गया। टोटल जो टाइम लगा इसको बनाने में, तो वो जो टाइम है वो लगा है 2 साल 11 मंथ 18 डेज, इतना टाइम लगा एक कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल बनाने में। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आता है, टोटल 12 सेशंस हुए थे इसके, 12 मीटिंग हुए थे समझो, और चलो इतना काफी है, आपको इतना ध्यान में रखना है, ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जब यहां पर मीटिंग हुआ था पहला मीटिंग, तो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे उस जो वो बना था कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बना था उसकी बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बोल सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए जिसको हम बोलते हैं कि एक तरह का संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो सभा बना था उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। और जब सेकेंड मीटिंग हुआ तो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उनको इलेक्ट किया गया परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो याद रखना है इसमें पहला जो ओरिजिनल सोर्स है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मूल स्रोत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने का या उसका जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि बताइए कि सबसे बड़ा जो स्रोत है भारतीय संविधान का वो कौन सा है, तो इसमें याद रखना है जो पहला इसका ओरिजिनल सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसको बेस माना गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अलग अलग देश के जो संविधान है उनसे जो है इंस्पायर्ड है, जैसे कि ब्रिटेन से कुछ चीजें ली गई, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो वो है वो कहां से आया है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता को अपनाया गया कि डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे यहाँ का डुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। पार्लियामेंट का जो फॉर्म है, किस तरह का उसका जो फॉर्म है, कैसे वो उसमें इलेक्शन होगा, क्या होगा, ये सारा चीज जो है कहां से लिया गया है, ये भी आपके ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है पार्लियामेंट जो मोस्ट वोट विन्स, सबसे ज्यादा वोट पर विन या जीतने का जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, विधि का कानून, ये जो चीज है वो लिया गया है, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब है नाम मात्र की कार्यपालिका, इसको बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका, ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, और भी ढेर सारी चीजें हैं लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
अमेरिका से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा याद रखना है, ब्रिटेन से जो सबसे ज्यादा चांसेस होता है मिलने पूछने का, वो सिंगल सिटीजनशिप को लेकर होता है। तो इस चीज को तो खास तौर पे याद रखना है। और ये पार्लियामेंट का जो सिस्टम है ये ब्रिटेन से पूछता है। दूसरा, अमेरिका से क्या पूछेगा? फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो हमारा मूल अधिकार है वो कहां से इंस्पायर है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी है, जैसे पीआईएल को लेकर पूछता है, जो हम पीआईएल फाइल करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन होता है वो, तो ये कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये दो चीजें खास तौर पे याद रखना है। इसके अलावा जुडिशरी या जो हमारा जुडिशियल जो रिव्यू होता है वो सब भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन दो चीजें याद रखना, फंडामेंटल राइट्स और पीआईएल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है पार्टीशन ऑफ पावर। मैंने अभी बताया ना 213 पावर है सेंटर और स्टेट के पास में, वो पावर कैसे डिवाइड होगा वो लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। मैंने एक चीज बताया कि जो 52 ऐसे पावर्स हैं जिसपे दोनों के पास में पावर है, स्टेट के पास भी राज्य के पास में, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो वो भी कहां से इंस्पायर है? ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही इंस्पायर है। तो पार्टीशन पावर का, उसके बाद में जो हमारा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट है वो भी ऑस्ट्रेलिया से, और जो हमारा प्रेम्बल है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये हो गए 3 ऐसे देश। इसके अलावा कुछ और देश हैं जहां के कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान जो है इंस्पायर्ड है, जैसे कि आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है, या जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो ये पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जो राज्यसभा में जो सदस्य नॉमिनेट होते थे, वो राज्यसभा के अलग अलग क्षेत्र से कौन कौन से लोगों को नॉमिनेट करना है, जैसे कि अलग अलग क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र से अलग अलग 12 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। तो वो जो है कहां से इंस्पायर है? आयरलैंड से ही इंस्पायर है। ठीक है, नॉमिनेशन टू द राज्यसभा प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल बोर्ड। अच्छा, इलेक्टोरल बोर्ड वाला भी जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल बोर्ड, इसको अलग करना है यार, ये अलग है और ये अलग है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल बोर्ड, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे जो वोट डालेंगे, ये सिस्टम भी आयरलैंड से ही लिया गया है। जो हमारे यहाँ का संघात्मक सिद्धांत है या संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम कहते हैं, ये कनाडा से लिया गया है। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है और जो यूनियन सिस्टम है वो क्या होता है, वो मैं अभी आगे क्लास में थोड़ा सा बता दूंगा। तो फेडरल सिस्टम कनाडा से। और अच्छा, साउथ अफ्रीका को मैंने इसको अलग से कर दिया यार, चलो इसको देख लेना। साउथ अफ्रीका से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना, संविधान का जो भी एक तरह से बोलना चाहिए कि उसमें संवैधानिक सुधार जो होते हैं और संविधान का जो अमेंडमेंट होता है, वो सब भी कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा जापान का भी देख लेना, हालांकि इनसे कम पूछता है। एक चीज रसिया का याद रखना है, रसिया से पूछता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम मूल कर्तव्य बोलते हैं, ये कहां से लिया गया है? रसिया से। तो अमेरिका से लिया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स, और रसिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ओके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो लिबर्टी शब्द है, जो इक्वलिटी है, जो फ्रेटर्निटी है, ये सब कहां से आया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, वहीं से ये शब्द लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रांस से लिया गया है। ये प्रेम्बल है हमारे भारतीय संविधान का, जिसमें आप चाहो तो पढ़ सकते हो। हालांकि बोलते हैं कि हर किसी को प्रेम्बल याद होना चाहिए, बहुत कम लोग को याद होता है, लेकिन याद होना चाहिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो ये देख लेना आप।
कुछ ओपिनियन जो है यहाँ पे फेमस है और इन ओपिनियन से जो है क्वेश्चन पूछता है हमारे प्रियम्बल से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा प्रियम्बल हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रस्तावना है उसको उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम संवैधानिक उपबंधों का उपचार कहा जाता है, जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसको उन्होंने कहा है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना है प्रियम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको हम आर्टिकल नंबर 32 में देखते हैं उसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा भीमराव अंबेडकर ने। के एम मुंशी ने जो है स्वर्जिनिटी जो है हमारे यहाँ का संप्रभुता जिसको हम बोलते हैं समान अधिकार लोगों का, उसको इन्होंने एक तरह से बोलना चाहिए होरोस्कोप द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा है। मतलब कि जन्म कुंडली कहा है हमारे संप्रभुत्व या प्रजातांत्रिक गणतंत्र को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जो है हॉरोस्कोप ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा। किसको? सॉर्जिनिटी को। किसने? के एम मुंशी ने। तो जन्म कुंडली वाली जब भी बात आएगी तो के एम मुंशी, मुंशी को थोड़ा सा रिलेट कर लेना जन्म कुंडली से। ओके, सुभाष कश्यप ने कहा है इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन द प्रियम्बल इज द सोल एंड द फाउंडेशन स्टोन। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक शरीर है तो जो हमारा प्रस्तावना है वो आत्मा है और वही उसका आधारशिला है। कौन? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को ही या प्रस्तावना को ही सोल कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, और सुभाष कश्यप ने थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करके कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो सोल कौन सा है? प्रस्तावना है। अर्नेस्ट वॉकर आई थिंक कंपोजर थे, और हालांकि वो इंडियन बॉर्न थे लेकिन वो ब्रिटिश थे आई थिंक, जहां तक याद है मुझे। तो इन्होंने एक चीज बताई है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ड सिलेक्शन, शब्दों का चयन, इसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती, सेंस ऑफ डिग्निटी, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो भी संवैधानिक साहित्य है उनमें सबसे बेहतर प्रियम्बल माना गया है भारतीय संविधान को, अगर उसके वर्ड सिलेक्शन, ब्यूटी को और सेंस ऑफ डिग्निटी को देखा जाए तो। ये कहा अर्नेस्ट वॉकर ने। एन ए पालकी वाला, इन्होंने प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ, परिचय पत्र बोल सकते हैं उसको एक तरह का, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा एन ए पालकी वाला ने। श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा द आइडिया ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। प्रियम्बल को क्या कहा इन्होंने? द आइडिया ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा इन्होंने। इनसे एक चीज समझ में आता है हमें कि कुछ फैक्ट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है। एक तो ये है कि भारतीय संविधान जो है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव संविधान के रूप में माना जाता है इसको। ठीक है। दूसरा जो है इसको हम बोल सकते हैं रिटर्न संविधान है। हमारा संविधान कैसा है? लिखित है। और इसके अलावा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री को शो करता है। ये जो संविधान है वो हमें बताता है कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, मोनार्की नहीं है, राजतंत्र नहीं है, यहाँ प्रजातंत्र है। इसके अलावा यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं संविधान के अनुसार रिपब्लिकन कंट्री बोल सकते हो हमारे देश को। ठीक है, एक तरह से हम इसको बोलते हैं कि लोकतंत्र जहां लोगों का राज है, और गणतंत्र लोगों के द्वारा चुने गए जो गण हैं या प्रतिनिधि हैं, जिसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति। इस केस में, हमारे केस में सबसे बड़ा जो होता है वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो गणतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग।
चलो कुछ फैक्ट्स यहां पे एक चीज और याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनका नाम क्या है, तो याद रखना है उनका नाम है BN राव। बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है या जो हमारा सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो ऑफिस है समझो, या संविधान सभा है, उस सभा में जो सबसे बड़े या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब बाकी जितने भी वहां के मेंबर थे सबके पढ़ाई लिखाई को एक साथ मिला दिया जाए तो भी जो है BR अम्बेडकर ज्यादा पढ़े लिखे माना जाता था। लेकिन उनके बाद में अगर किसी और इंसान को जो सबसे ज्यादा नॉलेज था इन सब चीजों में, उनका नाम है BN राव। तो BN राव को बनाया गया संवैधानिक सलाहकार, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे संविधान को जो है हाथों से लिखा गया था। ठीक है, तो इसमें याद रखना है इंग्लिश की जो कैलीग्राफी की गई थी और जो हिंदी की कैलीग्राफी की गई थी, तो हाथों से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जिन्होंने हिंदी में जो इसको लिखा था उनका नाम था वसंत कृष्णन वैद्य। तो इन तीनों से रिलेटेड ये चीजें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, इंग्लिश में जो कैलीग्राफी की गई थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी की जो कैलीग्राफी की गई थी वो वसंत कृष्णन वैद्य है। अभी भी ये जो मूल रूप है या मूल जो हमारा संविधान है वो अभी भी रखा गया है हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है। चलो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत जैसे कि क्या है, हमारे यहां गणतांत्रिक राज है ना, हमारे यहां क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। इसके अलावा भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो याद रखना है इसमें जैसे कि गणतांत्रिक दो तरह तीन तरह का यहां पे भारत में दुनिया में जो है वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है गवर्नेंस का। तो जैसा कि एक होता है आपका मोनार्की, दूसरा होता है मोनार्की प्लस डेमोक्रेटिक, और तीसरा होता है रिपब्लिक प्लस डेमोक्रेटिक। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो अभी के डेट में है नॉर्थ कोरिया। अब देखो मोनार्की में क्या चलता है, राजतंत्र, एक कोई राजा होता है, उसके जो भी वंशज होते हैं, जो भी उसके सक्सेसर होते हैं, वही लोग जो है राज करते रहते हैं। तो नॉर्थ कोरिया में जो है एक तरह का डिक्टेटरशिप है। कोई बता सकता है नॉर्थ कोरिया का अभी डिक्टेटर कौन है? उसको डिक्टेटर ही बोला जाता है। अगर हम मोनार्की प्लस डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या है, एक तो यहां पे है क्वीन की जो वो है पावर है वो भी है, प्लस इसके अलावा यहां प्राइम मिनिस्टर भी है। तो प्राइम मिनिस्टर शो करता है डेमोक्रेटिक कंट्री को, किम जोंग उन, करेक्ट है। तो किम जोंग उन क्या है, डिक्टेटर है, कहां के, नॉर्थ कोरिया के। तो वहां कुछ नहीं चलता, वहां जनता का कानून नहीं चलता, वहां उनका कानून चलता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है। अब दूसरे सेकंड में दूसरे पार्ट में अगर हम बात करें तो मोनार्की मतलब राजतंत्र यहां पे है,
तो राजतंत्र है, इसीलिए वहां पे राजाओं का वंशज का पावर रहता है, चाहे क्वीन हो या प्रिंसेस हो, वहां चलता है। इसके अलावा वहां डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, इसलिए वहां पे पीएम भी हो सकते हैं। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी होता है और एक रानी भी होता है, या एक प्रिंस भी होते हैं, रानी का एक प्रिंस भी होता है। तो ये चीजें जो है मोनार्की प्लस डेमोक्रेटिक कंट्री में चलता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इंडिया। इंडिया में है हमारे यहाँ रिपब्लिकन कंट्री है, इसका मतलब यह है कि यहां पर गणतंत्र है। तो गणतंत्र है मतलब जो लोग हैं वो अपने यहां से किसी इंसान को चूज किया जाता है, और वो जो है राजा होता है, एक तरह का राजा बोलना करेक्ट नहीं है, लेकिन वो राज करता है। लेकिन वो किसका चुना होता है? वो लोगों का चुना होता है। तो ऐसे देश को हम रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं, जो भारत है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये। इसके अलावा हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब राष्ट्रपति को तो हमने चुना है, मतलब कि डेमोक्रेसी है, और प्रधानमंत्री भी हम चुनते हैं। तो यहां पे क्या है, एक प्रधानमंत्री भी हमने चुना है और एक प्रेसिडेंट भी चुना है। तो प्रेसिडेंट चुना है इसलिए रिपब्लिकन कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि हमने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को चुना है, और इनडायरेक्टली तौर पे हमने प्रेसिडेंट को चुना है, क्योंकि हम जो चुनते हैं पार्लियामेंट में जो एमपीज और एमएलएस होते हैं वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो वो हमारा रिपब्लिकन कंट्री को शो करता है। तो हमारा इंडिया कैसा कंट्री है? रिपब्लिकन प्लस डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं अभी बात किया कि हमारे यहाँ दो तरह की व्यवस्थाएं को अपनाई गई है, एक तो यूनियन और दूसरा है फेडरल। तो देखो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो फेडरल होते हैं। तो यूनियन का मतलब यह है कि एकात्मक सिद्धांत यहां पे होता है, एकात्मक सिद्धांत, और एकात्मकता बोल सकते हो इसको, और दूसरा संघात्मकता बोल सकते हो। तो यहां पर देखो जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, तो हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये क्या शो करता है? एकात्मकता को, मतलब एक ही के पास पावर है। मतलब सिटीजनशिप देने का पावर किसके पास है? यूनियन के पास है, केंद्र के पास है। स्टेट किसी भी इंसान को सिंगल सिटीजनशिप नहीं दे सकता, ठीक है। और हमारा सिटीजनशिप एक ही होता है। हम ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग अलग सिटीजनशिप हो और केंद्र के लिए अलग सिटीजनशिप हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम किस चीज को बिलोंग कर रहे हैं? सिंगल सिटीजनशिप के हिसाब से यूनियन फॉर्मेशन को। अगर हम फेडरल की बात करें तो हमारे यहां होता है पार्टीशन ऑफ पावर। तो जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग पावर को अलग अलग डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है, सेंटर के पास, स्टेट के पास। तो ये चीज शो करता है हमारे यहाँ के फेडरल जो फॉर्मेशन है उसको, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक ही हमारे यहाँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के लिए अलग है। तो ये चीजें क्या है, यूनियन फॉर्मेशन को शो करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ड्वेल पार्लियामेंट का सिस्टम अपनाया गया है। तो ड्वेल पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा है ना हमारे यहाँ। तो ये क्या चीज को शो करता है? ये शो करता है फेडरल सिस्टम को। तो एक तरह से बोल सकते हो हमारा देश यूनियन फॉर्मेशन और फेडरल फॉर्मेशन का एक मिला जुला रूप है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि भारत एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्लस हमारे यहाँ यूनियन फॉर्मेशन और फेडरल फॉर्मेशन के बीच की चीजों को अपनाया गया है। मतलब कुछ तरीके से फेडरल है और कुछ तरीके से यूनियन है। सिर्फ फेडरल नहीं है, सिर्फ यूनियन नहीं है भारत। फेडरल कंट्रीज में जो है आप अमेरिका को इसका एग्जाम्पल मान सकते हो। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो एक तो इसको बोला जाता है नॉन इंडियन, बोल दिया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉन इंडियन करके इसको ताना मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मूल चीजें हैं वो तो अलग अलग देशों से लिया गया है। तो इसमें भारतीयता की कमी है, ऐसा इसमें लांछन लगाया जाता है, ठीक है। इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा जो है ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो। इसके अलावा जो है इसमें लैक ऑफ ओरिजिनलिटी का बात हमेशा से उठती रही है। इसके अलावा इसको बोला जाता है बोरिंग बैग। बोरिंग बैग मतलब उधार का थैला बोल सकते हो इसको, उधारी की थैली। इसके अलावा इसको बोला जाता है पैंडोरस बॉक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है भानुमति का पिटारा।
ठीक है, तो ये सब क्रिटिसिज्म झेला जाता है, झेलना पड़ता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नॉन इंडियन, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, उधारी का थैला है, पेंडोरा बॉक्स है, भानुमति का पिटारा है, ऐसा करके इस पे जो है एक तरह से बोलना चाहिए, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। चलो बात करते हैं इंडियन सिंबल्स की। चलो आवाज तो आ रही है ना, आवाज ब्रेक नहीं हो रही ना? चलो अभी हम इसमें से देख लेते हैं जो नेशनल एम्बलेम्स हैं। तो 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट किया गया नेशनल फ्लैग को। ठीक है, अब इसके बारे में वही चीज है यार, जो इंपॉर्टेंट है उसको वन लाइनर के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना हमारे पास। और वैसे भी क्लास 7 बजे से आप लोग का क्लास भी है, और ये तो यार चलो क्या कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को जो जन गण मन है उसको नेशनल एंथम के तौर पे जो है अपनाया गया है भारत के द्वारा। इसके अलावा जो है 24 जनवरी को ही वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग के रूप में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है अशोका पिलर को जो है अडॉप्ट किया गया एज द नेशनल एम्बलेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाईस मार्च 1957 को जो है नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया गया, जिसको हम शक संवत कहते हैं या शका कैलेंडर कहा जाता है इसको। चलो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, भारत में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक चीज इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आज का ये क्लास खत्म करते हैं। हम लोग कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, और कल मैथ्स की भी क्लास लेनी है, तो जितना हो सकता है उतना देख लेते हैं। जो हमारा पहला इसमें आर्टिकल है वो है इंडिया इज ए यूनियन स्टेट। जो भारत है वो एक यूनियन स्टेट है, एक एकात्मक जो है संघ है। आर्टिकल नंबर 3 में है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अलग अलग राज्य को कैसे जो है पढ़ा बनाया जाता है, क्या फॉर्मेशन होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो वो किस में है, आर्टिकल नंबर 3 है। कोई भी राज्य बनता है तो आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 सिर्फ ये बताया गया है यूनियन स्टेट होगा, उसका परिभाषा क्या होगा, और उसमें कौन कौन से राज्य हैं, उनका क्या परिभाषा है, वो सारी चीजों को आर्टिकल नंबर 1 में दर्शाया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल जो है हमारे यूनियन को शो करता है। ठीक है, सेकंड की अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें, तो ये जो आर्टिकल है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट को शो करता है, कोई भी राज्य कैसे बनेगा। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक जो है हमारे यहाँ सिटीजनशिप को शो करता, कौन सा सिटीजनशिप होगा, कैसे कैसे सिटीजनशिप होगा। इसके अलावा राइट टू पार्लियामेंट टू मेक सिटीजनशिप एक्ट, भारत के संसद को यह पावर है कि वो कैसे जो है इसमें सिटीजनशिप एक्ट बनाएगा, कैसे नागरिकता देगा, उसके लिए हमारे यहाँ भारत में 5 टाइप के सिटीजनशिप दिया जाता है। ठीक है, एक होता है बाई बर्थ, दूसरा है
बाई डिसेंट मतलब कि वंश के हिसाब से, और इसके अलावा बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के हिसाब से, इसके अलावा होता है बाई नेशनलाइजेशन देशीकरण के हिसाब से, और एक होता है बाई इक्वेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो इक्विजिशन ऑफ लैंड में जो है भूमि को अगर हम अधिग्रहित कर लेते हैं, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र के भूमि को आप अपने में मिला लेते हो, जैसे मैंने कल के केस में कहा था कि जो दमन दीव और गोवा वाला क्षेत्र है उसको पोर्टुगीज एरिया था पहले, उस चीज को जो है अपने में मिलाया गया, तो वो लैंड इक्वेशन के थ्रू जो है वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ये बोल सकते हो कि बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेशनलाइजेशन और बाई इक्विजिशन ऑफ लैंड, ये 5 तरीके से जो है इंडिया में जो है नागरिकता या सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 3, 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप को जो है शो करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को शो करता है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 पहले में तो परिभाषा दिखा गया है, डिफिनेशन बताया गया है, और दूसरा है आपका मेथड, किस विधि से जो है या क्या विधियां हैं उसके बारे में जो है डिफाइन किया गया है। सेकंड का हिंदी क्या है सर? सेकंड का हिंदी कौन सा, इसका बोल रहे हो क्या, या ये वाला अगर बोल रहे हो तो वंश के हिसाब से, ये जन्म के हिसाब से है, ये पंजीकरण है, ये देशीकरण है, और ये भूमि अधिग्रहण है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी को शो करता है, मतलब कि समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 शो करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान होंगे, आर्टिकल नंबर 14 शो करेगा। आर्टिकल नंबर 15 जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को जो है प्रोहिबिशन के लिए या प्रोहिबिशन के लिए जो है ये शो करता है, ये बताता है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, इसके बेसिस पे कभी भी जो है किसी भी तरीके के जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये चीज को शो करता है आर्टिकल नंबर 15। इस पे मूवी बनी थी आर्टिकल 15, आयुष्मान खुराना की बहुत अच्छी मूवी थी, तो वो इसी चीज से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 15 में शो किया गया है कि आप किसी भी इंसान को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे या स्थान के आधार पे आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये भेदभाव के रोक के लिए है ये। ठीक है, राइट। आर्टिकल नंबर 16 शो करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि सभी को जो है समानता का अधिकार होगा, इक्वलिटी होगा उनको वो करने के लिए, क्या बोल सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी हिंदी में क्या बोलते हैं यार अपॉर्चुनिटी को? मौका। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है किसी भी तरीके से उसको अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग अलग नहीं होगा, मतलब कि लड़कियों के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे, लड़कों के लिए अलग नहीं होगा, किसी कास्ट के लिए अलग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये इक्वलिटी होगा, सबको बराबरी का जो है मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17 नंबर का जो आर्टिकल है वो बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो है यहाँ पर उन्मूलन करने की बात की गई है, अस्पृश्यता को जो है खत्म करने की बात की गई है आर्टिकल नंबर 17 में। और आर्टिकल नंबर 18 बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी टाइटल है, उपाधि है, उनका अंत किया गया है इसमें, मतलब कि जो पहले बोला जाता ना सर की उपाधि, नवाब की उपाधि, किसी को राजकुमार की उपाधि, इस तरह का जो भी टाइटल दिया गया है वो टाइटल अब जो है खत्म किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 18 वही बोलता है कि किसी भी इंसान के नाम के आगे आपको सर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो है हमारा इक्वलिटी को शो करता है। एक में है कानून के सामने इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए अधिकार होगा समानता का, इसके अलावा किसी भी इंसान को छुआछूत नहीं किया जाएगा, उसको अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का जो है उपाधि किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये इक्वलिटी वाले में आपको मिलता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक जो है आपको शो करता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है। यहां पर इस मूल अधिकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इसमें जो है बोल सकते हो, वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 बोलता है कन्विक्शन, मतलब कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई भी चीज इंसान आप पे कोई इल्जाम लगाता है तो उसको दोष को सिद्ध करने का, अप्रूव करने का, या उसको जो है प्रूफ करने का जो है उसके पास अधिकार होगा कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 जो है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की अगर बात करती है कि अगर आपका जो लाइफ है और आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है उसकी आपको अधिकार होगा कि आपका जीवन का सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 21 आपके जीवन की स्वतंत्रता की बात करती है। 21 को इसी में ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, वो 21A में है। इसको खास तौर पे ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है। आर्टिकल नंबर 22 दिखाता है कि हैबियस कार्पस का जो वो है, अभी पिक्चर आई थी जय भीम करके, वो इसी पे बेस्ड है, हैबियस कार्पस पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि एक तरह का किसी भी इंसान को सिर्फ इल्जामों के बेस पे आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको कुछ स्पेशल केसेस में जो है आप उसको निरोध कर सकते हो, उसको एक तरह से विरोध कर सकते हो, गिरफ्तारी का जो है उसको संरक्षण दिया जा सकता है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? हैबियस कार्पस बोला जाता है इसको। इसके बारे में अभी हम लोग और थोड़ा सा कल देखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन में जो है आपको बोलना चाहिए आर्टिकल नंबर 23 है, और एक्सप्लॉयटेशन में ही आर्टिकल नंबर 24 है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि एक तरह से मानवों का आप ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, उनका व्यापार नहीं कर सकते। एंड फोर्स्ड लेबर, आप किसी भी इंसान को बलपूर्वक आप उससे कानून उस नौकरी नहीं दे सकते या उसको मजदूरी नहीं करा सकते। तो ये आर्टिकल नंबर 23 में है। 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, किसी भी बच्चे को जो है आप उसमें कारखानों में काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल नंबर 24 कहता है। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक तरह से बोल सकते हो कि धर्म को मानने का अधिकार दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसको बोला जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बोला जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 में है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, आर्टिकल नंबर 25 बोलता है। 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप जो है किसी भी तरीके से बोल सकते हो कि धार्मिक कोई भी वो है गतिविधि है, एक्टिविटीज है, उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए जो है आप अरेंजमेंट कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो, ये फ्रीडम देता है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 27 देता है फ्रीडम टू पे ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप किसी भी जो धर्म है उस धर्म विशेष पर आप कर जो है, टैक्स जो है नहीं लगा सकते उसके प्रमोशन के लिए, ये चीज बोलता है आर्टिकल नंबर 27। ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 बताता है फ्रीडम टू अटेन रिलीजियस एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब यह है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें धार्मिक शिक्षण जो होगा या रिलीजियस जो एजुकेशन होगा, और उसमें जो बोलना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप किसी भी
धर्म को फॉलो कराने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे। मतलब कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाओ, आप किसी भी धर्म के रहो, उसमें कोई भी धार्मिक चीजों को फॉलो करने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। आप स्वतंत्र है उस चीज को मानने या ना मानने के लिए। लास्ट है इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल नंबर 29 और 23 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनका प्रोटेक्शन का इंटरेस्ट इसमें दिया गया है। आर्टिकल नंबर 30 बोलता है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो भी अल्पसंख्यक है वो अपने हिसाब से कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को वो मैनेज कर सकते हैं। ये राइट देता है आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 7 भी था जिसको हम राइट टू वो बोलते हैं प्रॉपर्टी बोलते हैं। आर्टिकल जो 6 नंबर का था वही था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी। ये आर्टिकल नंबर 31 में था, लेकिन अब इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल नंबर 31 को। मतलब अब जो है आप इसको संवैधानिक अधिकार नहीं माना जाता इसको, राइट टू प्रॉपर्टी को। इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को अब कैंसिल कर दिया है। तो पहले जो 7 अधिकार थे वो अब कितने हो गए हैं, वो 6 हो गए हैं। तो छठवां क्या है यहाँ पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम आर्टिकल नंबर 32 कहते हैं। और इसी आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। हाँ, इसको संपत्ति का अधिकार बोला जाता है, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आप लोग का क्लास है ना, आई थिंक क्लास तो शुरू होने का टाइम हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक क्लास इसका और रखेंगे और उसमें जो है बाकी की चीजें जो है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यार, डेमोक्रेसी को समझने के लिए इतना कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता रहेगा, तभी जो है आप लोग जो है डेमोक्रेसी को समझ पाओगे, है ना। मतलब बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको ठीक से एक बार और देख लेना। इसका पीडीएफ जो है मैं कल ही प्रोवाइड करूंगा एक साथ में। और उसके बाद में जो है हम लोग कल के क्लास में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीजें जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्या हुआ, क्लास सस्पेंड है क्या? एक मिनट। हम लोग लेट हो गए इसलिए सस्पेंड कर दिए क्या सर? चलो ठीक है, अगर सस्पेंड है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इसमें अलग अलग रीट्स जो है बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका नाम याद रखना ना, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कितने टाइप के जो है हमारे यहाँ रिट्स बताए गए हैं या कितने टाइप के रिट्स होते हैं। तो याद रखना है, टोटल जो रिट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 5 है। वो कौन कौन से रिट लगाया जा सकता है, इसको हम बोल सकते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता है। बेसिकली रिट्स को जो है फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोला जाता है। इसको लिख लेना कहीं पे। अब इसका रीजन क्या है, कहीं पर भी अन्याय हो रहा है, कहीं पर भी ऐसी कोई कानूनन जो है ऐसी चीजें की जा रही है जो गलत है, तो उसके लिए जो है रिट लगाया जाता है। और रिट जो है कंट्रोल करता है हमारे कानून व्यवस्था को, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिट होता है उसको बोला जाता है हैबियस कार्पस।
ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका मतलब क्या है कि ये इशू किया जाता है स्टेट के द्वारा या फिर जो है कॉमन सिटीजन के द्वारा, और ये एक तरह का डिफेंडर होता है सिविल लिबर्टीज का, किसी भी तरह के कानूनी या नागरिक जो सुरक्षा है उसके लिए जो है इसको किया जाता है। एक तरह का फंडामेंटल राइट होता है लिबर्टी के लिए। किसी भी इंसान को आप जबरदस्ती जो है बंदी नहीं बना सकते, और इसमें जो है अगर किसी को किसी भी तरीके से किसी भी कानून के तहत उसको अगर बंदी बनाया गया है तो उसको अंडर 24 आवर्स जो है उसको किसी भी लीगली जो है अरेस्ट किया गया तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि किस आधार पे किस धारा के तहत जो है उसको अरेस्ट किया गया है, और उसको जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने में 24 आवर के अंदर में ही। ठीक है, 24 आवर के अंदर में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट के सामने में। तो इससे एक चीज पता चलता है कि एक तो जो भी इसको किसी भी इंसान को अरेस्ट करेगा तो उसके पास बकायदा एक सोर्स होना चाहिए कि किस आधार पे किस धारा पे क्या प्रूफ है, क्या एविडेंसेस है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, कोई भी कानूनी अधिकारी या कानून का अधिकारी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी जुडिशरी का इंसान हो, अगर वो ये चीज समझेगा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है हैबियस कार्पस जो है एक तरह का ऐसा कानून है जो किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के पहले उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, और उसको बकायदा ये बताना जरूरी है, आप जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसको बताना जरूरी है कि आपको इस धारा इस कानून के तहत अरेस्ट किया जाता है, आपको जो है आपने ये गलत किया है, आपको इस रूल के थ्रू जो है अंदर किया जा रहा है, और आपको जो है कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर में जो है आपको प्रेजेंट किया जाएगा और वहां पे आपका फैसला होगा। ये तमाम चीजें जो है किया जाना पड़ेगा किसी भी एक अधिकारी को। ठीक है, तो ये जो है स्टेट के द्वारा भी रिलीज किया जा सकता है, मतलब कि हैबियस कार्पस जो रिट है वो किसके द्वारा लाया जा सकता है, एक स्टेट के द्वारा भी, और एक जो है जो नॉर्मल सिटीजन है या किसी भी कॉमन सिटीजन है उसके अगेंस्ट भी ये लाया जा सकता है। ठीक है, आपको जैसे किसी ने अरेस्ट कर लिया तो आप ये रिट कहाँ किसके अगेंस्ट लाओगे, स्टेट के अगेंस्ट लाओगे, राज्य के अगेंस्ट लाओगे, राज्य का कहने का मतलब है एक तरह के कानून के अगेंस्ट लाओगे। और अगर किसी भी ऐसे पर्सन ने किसी आपको वो किया है, अरेस्ट किया है, जो पर्सनली कोई दुश्मनी निकालना चाहता है कोई अधिकारी, तो उसके अगेंस्ट भी आप जो है ये रिट जो है लगा सकते हो हैबियस कार्पस का, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, सेकंड जो है वो है मैंडमस कहा जाता है इसको, मैंडमस। इसको हिंदी में बोलते हैं एक तरह से बोलना चाहिए कि इसको हम आदेश देते हैं, ऐसा समझ लो आप, हम आदेश देते हैं। तो कौन आदेश दे रहा है, बेसिकली एक ऑफिशियल रीट है ये। तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके अगेंस्ट ये रीट लाया जाता है मैंडमस का, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को ऑर्डर दिया जाता है अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए। ठीक है, एक ऑफिशियल रीट होता है, किसी भी इंसान को ये आदेश दिया जाता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है आदेश दिया जाता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो आप इस चीज को अपने ड्यूटी को फॉलो करो। तो एक तरह का मैंडमस एक ऑर्डर होता है। ठीक है, एक आदेश दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, ताकि वो अपना काम अपना ड्यूटी जो है सही तरीके से वो करे। ओके, तीसरा है यहां पे जो थर्ड रीट है उसको बोला जाता है क्वा वारंटो। इसको आप एक शब्द में समझ सकते हो, हिंदी में इसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, इसको अगर एक शब्द में समझना है तो इसको ऐसे समझो, किस अधिकार से, क्वेश्चन कर रहा है किस अधिकार से।
मतलब कि देखो, अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है कोर्ट ने एक रीट आदेश किया है, मतलब कि क्वा वारंटो जो है रीट लगाया है और उसको पूछ रहा है कि आपने ये जो भी काम किया है उसको किस अधिकार से किया है, ठीक है। अब उनको जो है एक तरह से बोल सकते हो, कोई भी ऑफिस को जो है इलीगली अगर किसी पर्सन को जो है अरेस्ट किया है या किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए कि इसने सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगेंस्ट लाया जाता है किसके, गवर्नमेंट ऑफिशियल के कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा जो है इसको लाया जाता है। जो चौथे नंबर का जो है हमारा रिट है उसको कहा जाता है सर्ट्योरेरी, ठीक है, सर्ट्योरेरी। तो इसका मतलब होता है हिंदी में उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को आप समझ सकते हो पूर्णतः सूचित करो, एक शब्द में इसका समझने का मतलब क्या है, पूर्णतः सूचित करो। ये क्या है, एक ऐसा जो है रिट है जिसको हम बोल सकते हैं जुडिशियल रिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जो है इशू किया जाता है। अब मान लो लोअर कोर्ट में कोई सही तरीके से काम नहीं किया गया है, और अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने काम सही नहीं किया है, तो हाई कोर्ट एक रीट जारी करेगा और उस रीट को जो है अगेंस्ट किसके लाएगा, लोअर कोर्ट के, और बोलेगा कि कंप्लीटली हमें उसके बारे में जितना भी चीजें हैं उसके इंटरेस्ट की चीजें हैं उस सब मैटर को जो है हमसे शेयर करो, किस तरीके से जो है दिया गया है, कोई भी डिसीजन वगैरह है या किसी भी तरीके के। तो लोअर कोर्ट से अगर हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने काम सही तरीके से नहीं किया है, कोई डिसीजन सही तरीके से नहीं दिया है, तब ये रिट जारी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। पांचवा नंबर का जो रिट है वो है प्रोहिबिशन का। ये भी एक जुडिशियल जो है रिट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिषेध। ये भी क्या है, एक जुडिशियल रिट है। अब क्या होगा, हाई कोर्ट ही इसको भी क्या करेगा, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जो है इसको भी इशू करेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, प्रतिषेध का सिंपल सा मतलब है मना करना, या हम मना करते हैं। तो ये क्या है, रिफ्यूजल करेगा, रिफ्यूज करेगा हाई कोर्ट किसी भी तरीके के सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं उसको, कि आप जो एक्ट कर रहे हो या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपके कानून के बाहर की चीजें हैं, तो उसके लिए हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को मना करेगा, प्रतिषेध करेगा, प्रोहिबिशन करेगा कि ऐसा मत करो। तो मना करने का मतलब होता है प्रतिषेध, इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिट प्रोहिबिशन, ठीक है। तो जुडिशल में जो है हमारे आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में ये 5 टाइप के रिट जो है जारी किया जाता है, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, सर्टियोरेरी और उसके बाद में प्रोहिबिशन। तो ये 5 का नाम भी अगर याद रख लोगे और नाम का सेंस पता रहेगा तो आप आसानी से इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें जो है आप ध्यान से कर सकते हो, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। चौथा नंबर है यार उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कंप्लीटली जो है हमें अवेयर करो, इस चीज को लेकर के पूर्णतः सूचित करो, कंप्लीटली इन्फॉर्म करो, ठीक है। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाओ। तो लो हाई कोर्ट को अगर लगता है कि किसी भी कानून को या किसी भी लोअर कोर्ट ने कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन सही से नहीं दिया है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में ये रिट दायर करता है
और उसके अगेंस्ट जो है वो सारी चीजें जो है वो शेयर करता है लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट शो करेगा कि सही हुआ था या गलत हुआ था। देखो फिर से बता रहा हूं, हैबियस कार्पस में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, मतलब कि बंदी को या जो भी अरेस्ट जो हुआ है उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है सामने लाओ। किसके सामने लाओ? कोर्ट के सामने लाओ। ठीक है, तो एक तरह से बोलना चाहिए इसको जो है अगेंस्ट किसके, स्टेट के अगेंस्ट या किसी भी कॉमन सिटीजन के अगेंस्ट लाया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस को, कि अगर उसको किसी भी तरीके से उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तब ये हैबियस कार्पस जो है रिट दायर किया जा सकता है, या तो स्टेट के अगेंस्ट, राज्य सरकार के अगेंस्ट, या फिर जो है किसी भी कॉमन सिटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, ताकि जो है इसमें 24 आवर के अंदर में उस बंदी को जो है कोर्ट के सामने लाया जा सके और जो भी मामला है उसको क्लियरिफाई किया जा सके कोर्ट के द्वारा। मैंडेमस में जो है कोर्ट जो है ऑफिशियल एक रिट होता है जिसमें कोर्ट आदेश देता है कि आप जो है अपने ड्यूटी को सही तरीके से करो। किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर को यह बोला जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि आपने अपने ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया तो ये करो। तो मैंडेमस हम आदेश देते हैं, हम ऑर्डर देते हैं। क्वा वारंटो में क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार को पूछा जाता है कि बताइए आपका क्या अधिकार है कि आपने ऐसा किया। किसी भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर को बोला जा सकता है कि बताओ तुमने ये काम किया तो किस बेसिस पे किया, क्या अधिकार है, क्या ये करने का तुम्हारा कोई राइट है, तो वो चीज है आपका क्वा वारंटो। और उसके बाद में सर्टियोरियो में जो है, सर्टियोरियरी में जो है उत्प्रेषण जिसको हम बोलते हैं, उसमें कंप्लीटली इन्फॉर्म करना है हाई कोर्ट को लोअर कोर्ट के द्वारा कि आपने जो किया है वो क्या क्या किया है, किस बेसिस पे किया है, बताओ हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करो। और लास्ट में है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जो है, उसमें जुडिशियल रिट है और इसमें बोला जाता है हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि बताओ सॉरी ये चीज आप मत करो, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो वो मना करेगा लोअर कोर्ट को। ठीक है, तो ये 5 आपके एक तरह का रीट्स हैं जो कि आदेश अलग अलग केसेस में रीट को वो किया जाता है, इशू किया जाता है। चलो अब बात करते हैं हम यूनियन जो हमारा वो है एग्जीक्यूटिव है वो कैसे काम करता है। और यहीं से आपका डेमोक्रेसी जो है स्टार्ट होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनियन एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करेगा इसको थोड़ा सा समझ लो। और इसमें ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, इसमें एग्जाम में जो है वन लाइनर के बजाय थोड़ा सा ट्रिकी पूछ देते हैं अगर पूछना होगा तो। लेकिन एक चीज समझ लो आप, जो हमारा कानून होता है या जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें किस तरीके से जो है काम होता है। एक तो हमारे यहाँ होता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो संसदीय सरकार, इसको हिंदी में बोला जाता है संसदीय सरकार या संसदीय शासन बोलते हैं इसको। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अध्यक्षात्मक शासन बोलते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष हो। ठीक है, संसदीय सरकार का जो सबसे बेस्ट तरीका है समझने का वो है ब्रिटेन के अगर सरकार को समझोगे तो ये संसदीय सरकार है। और अगर आप यूएसए के गवर्नमेंट को समझोगे तो वहां का सरकार जो है अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल फॉर्मेशन है। अब जो है हमारे यहाँ एक तरह से बोल सकते हो कि इसमें अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन को अपनाया गया है। तो ये इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो कैसे काम करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास रियल पावर नहीं होता। पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है हमारे भारतीय गवर्नमेंट में, या इंडियन गवर्नेंस की अगर हम बात करें। ठीक है, तो बात करते हैं गवर्नेंस कैसे काम करता है यहाँ, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैसे काम करता है।
एक तो होता है हमारे यहां लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, तीसरा है हमारा जुडिशरी, और लास्ट होता है आपका मीडिया। तो एक तरह से बोल सकते हो जो लेजिस्लेचर है, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, इसी के अंडर में आता है हमारे तीन अलग अलग पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है इसके प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा होता है आपका लोकसभा। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को बोला जाता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर में दो तरह के काम होते हैं, एक तो होता है शासन होता है, जिसको हम मिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, और दूसरा को हम बोलते हैं प्रशासन, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, शासन में कौन होंगे, हमारे पीएम प्रधानमंत्री होंगे शासन में। इसके अलावा जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग होते हैं इसमें। इसके अलावा जो हमारे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य मंत्री, वो इसमें होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं इसमें। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो भी हमारे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ये है इसमें। इसके अलावा इसमें भी जो है बहुत सारे सेक्रेटरीट्स होते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, विधायिका का मतलब है विधि जहां बनता है, कानून जहां पे बनता है। ठीक है, कानून कौन बनाता है, जो हमारा संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो लोग क्या करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये कानून कहां बनेगा, आपके पार्लियामेंट में ये कानून बनाया जाएगा। उसके बाद में उस कानून को जो है एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, कानून बन गया, अब उसका एग्जीक्यूशन का काम आता है आपके पास एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है उसमें कौन लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं, उसके स्टेट मिनिस्टर्स रहते हैं, उसके सेक्रेटरीट रहते हैं, ये सारे लोग जो है मिल करके इस कार्यपालिका का काम को देखते हैं। मतलब एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का है। अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसमें रोक लगाने का, या बोल सकते हो कि उसको देख रेख करने का, उसको ठीक करने का, उन पे रोक लगाने का चलो अभी आ रही है आवाज। आ रहा है ना, वॉइस सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो जो विधायिका है इसके लिए आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 123 तक जो है आपके विधायिका लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है। लेजिस्लेटिव जो हमारा फॉर्मेशन है उसके बारे में 79 से लेकर के 123 तक के आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उस आर्टिकल 79 में से एक तरह से बोलना चाहिए कि हमारे जो राज्यसभा है उसका जो आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है राज्यसभा के बारे में, और 81 में दिया है लोकसभा के बारे में। ठीक है, और संसद के बारे में, क्योंकि ये पूरा संसद है ना, ये संसद का हिस्सा है, तो इसमें बेसिकली 79 को संसद के बारे में आप जान सकते हो। अगर आपको प्रेसिडेंट के बारे में समझना है तो प्रेसिडेंट एक अलग तरीके से आता है, तो वो जो है 52 से लेकर के आपके 52 के आसपास में जो है आर्टिकल नंबर 52 से शुरू होता है प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का तो ये शुरू होता है आपके 52 से लेकर के 78 के बीच में।
एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, कार्यपालिका 52 से 78 के बीच में। इसी में जो है आपके पीएम भी होंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है, शासन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी हाथ होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें रहेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी। तो क्योंकि कार्यपालिका, प्रधानमंत्री सारा काम राष्ट्रपति के नाम पे करता है, वो भले ही नाम का ही राष्ट्र अध्यक्ष है, लेकिन करता कौन है, पीएम करता है। तो इसलिए शासन में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी लोग होते हैं, ठीक है। तो 52 से 78 तक के आर्टिकल में आपको पूरा प्रेसिडेंट से लेकर के आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट वगैरह के बारे में ये सारा चीज जो है आपको समझ में आएगा, यहां से पता चलता है। न्यायपालिका के बारे में हमें पता चलता है आर्टिकल नंबर 24 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 तक के। अगर जुडिशरी भी अपना काम सही से नहीं करेगा तो कौन देखेगा ये सारा काम, मीडिया देखेगा। मीडिया का काम है क्या लेजिस्लेचर सही से काम कर रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है, क्या हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम सही से काम कर रहा है, इन सब का जो है क्रिटिसिज्म करने का काम। और इन सब के कामों के बीच में जो है एक तरह का बोलना चाहिए कि पब्लिक को अवेयर करने का काम किसका है, मीडिया का काम है। मीडिया का काम ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट की तारीफ करे, मीडिया का काम है गवर्नमेंट की कमी निकाले, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसको एक तरीके से लोग ये समझते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको मीडिया क्यों नहीं बताएगा, उसको बताना जरूरी है, वो अलग बात है। लेकिन मीडिया का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम है गवर्नमेंट जहां भी गलती करे, जरा सी गलती करे, वो फट से बता दे पब्लिक को कि देखो आपका गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कर रहा है, आप देख लो। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसका है, हमारा ही है, पब्लिक का है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी खुफिया जानकारी कौन देगा हमको, मीडिया देगा। तो मीडिया हमें बताएगा कि देखो तुम्हारा गवर्नमेंट ये गलत कर रहा है, अब तुम देख लो। तो हम कहेंगे कि नहीं गवर्नमेंट तुम ऐसा कर रहे हो, तो हम तुमको नेक्स्ट जब 5 ईयर वाला आएगा, इलेक्शन आएगा, तो हम हटा देंगे करके। तो मीडिया का ये काम होता है। लेकिन इसमें दुनिया भर का डिबेट है कि मीडिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसके बारे में हम लोग को बात करने की फिलहाल जरूरत नहीं है ना। तो एक समझ लो, ये कानून बनाएंगे, ये कानून को एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो जुडिशरी उसमें हस्तक्षेप करेगा, और जुडिशरी भी सही से काम नहीं करेगा तो मीडिया जो है उस पर अवेयर करेगा लोगों को। यही तरीका है हमारे गवर्नेंस को, ठीक है, गवर्नेंस के चलने का। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके आर्टिकल्स को याद रखना है ना, कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है, ये चीजें जो है एग्जाम में पूछता है। बात करेंगे सबसे पहले हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में किसी भी कंट्री में देखा जाए जो कि रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा जो अध्यक्ष होता है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। वे राष्ट्र अध्यक्ष है, समझो, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है वो। फॉर्मल हेड, औपचारिक रूप से बोलना चाहिए वो प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है ना, एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी तौर पे वो प्रमुख नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। यूनियन और फेडरल हेड होता है ये, हमारे एकात्मक और फेडरल संघात्मक जो व्यवस्था है उसका प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, हमारा संवैधानिक अध्यक्ष होता है, यह संवैधानिक प्रमुख होता है। अब इन बातों को ध्यान से याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है कि बताइए भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन है। बताइए कि भारत का एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख कौन है। तो सबका आंसर क्या है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव कौन है, फॉर्मल हेड कौन है, ये सब का आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तरह से ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव बीन डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितना भी चीजें, जो भी काम किया जाता है सरकार के द्वारा, वो प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रथम नागरिक कौन है भारत का, वो है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। जितने भी हमारे स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उस सब का हेड कौन है, आपका प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया कहने का मतलब है हमारे केंद्र सरकार या हमारे भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल अरेंजमेंट है, उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, याद रखना है ना, फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। वाइल द रियल पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हमारा कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके पास होता है रियल पावर, ठीक है। और फॉर्मल हेड भले ही प्रेसिडेंट होता है। कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड।
आर्टिकल नंबर 52 में बोला गया है कि एक भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल नंबर 53 में जो है उसके जितने भी एग्जीक्यूटिव का जो भी उसका समस्त शक्ति है वो किसमें है, वे है प्रेसिडेंट के अंदर में है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके अंदर है, प्रेसिडेंट के अंदर है। हालांकि उस एग्जीक्यूटिव पावर को यूज नहीं कर सकता वो, लेकिन पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन यूज कौन करता है उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीडरशिप में, प्रधानमंत्री की लीडरशिप में वो यूज करते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 53 को आप छोड़ भी दोगे तब भी चलेगा। आर्टिकल नंबर 54 को खास तौर पे याद रखना है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, मतलब कि निर्वाचक मंडल जो होता है, वो आर्टिकल नंबर 54 में है। चुनाव जो होता है प्रेसिडेंट का, उसके लिए कौन कौन लोग वोट डालेंगे वो किसमें डिसाइडेड है, आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है। इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा वो 55 में है। आर्टिकल नंबर 56 में है उसका कितना जो है समय काल होगा, अवधि क्या होगा, कितने साल के लिए होंगे। जनरली 5 साल के लिए होता है। क्या एक आर्टिकल में बताया गया है कि क्या वापस जो है नियुक्त हो सकता है कोई भी राष्ट्रपति, फिर से उसको इलेक्शन मिल सकता है, तो वो रीअपॉइंटमेंट के कानून जो है 57 में है। 58 में है एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए, शर्तें क्या है, कानून क्या है, शपथ किसके सामने लेगा या कौन शपथ दिलाएगा। तो याद रखना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको शपथ दिलाता है आर्टिकल नंबर 60 के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो याद रखना है प्रेसिडेंट को कौन ओथ सेरेमनी जिसमें किसके हेडिंग में होना चाहिए, किसके लीडरशिप में होना है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके लीडरशिप में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सो शपथ कौन दिलाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं महाभियोग, ये महाभियोग कानून को खास तौर पे याद रखना है, आर्टिकल नंबर 61। बार बार एग्जाम में पूछता है कि महाभियोग किसमें है, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 61 में है। दूसरा याद रखना है आर्टिकल नंबर 72, जो क्षमा दान है, किस लोगों को किस कंडीशन में वो क्षमा कर सकता है प्रेसिडेंट, वो जो है पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल नंबर 72 में है। आर्टिकल नंबर 123 याद रखना है, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, जो ये बोलना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जो जारी करता है, ऑर्डिनेंस जो पास करता है, वो ऑर्डिनेंस किस बेसिस पे पास करेगा, किस कंडीशन में पास करेगा, ये सारा जो है आर्टिकल नंबर 123 में है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक जो है इमरजेंसी के पावर है। मतलब किसी देश में इमरजेंसी कब लगाना है वो डिसाइड करने के लिए आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक जो है बताया गया है। ठीक है, आपातकाल कब होगा, और इसको खास करके जो है राष्ट्रीय आपातकाल बोला गया है, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 3 तरह के जो है यहाँ पे इमरजेंसी लागू किया जा सकता है। क्या बोल रहे हो, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 72। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 61 को भी। चलो बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर 54 की। तो याद रखना है कि भारत में जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें कुछ चीजें जो है पूछ देता है, और रिसेंटली अभी चुनाव हुआ है इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। आर्टिकल नंबर 54 में है प्रेसिडेंशियल जो है इलेक्शन कैसे होगा, और आर्टिकल नंबर 55 में जो है उसके प्रोसेस को शो किया गया है। ठीक है, इसका क्या इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो 54 में है, और 55 में है उसका प्रोसीजर क्या होगा वो। तो याद रखना है कि जो है इसको मैनर बोल सकते हो, मैनर या प्रोसीजर। तो भारत में जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है। वोटर कौन होते हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और जो बोलना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए जितने भी लोकसभा में मेंबर होंगे
और जो भी राज्यसभा में मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनेटेड हो गया है, इसको हटा देते हैं। ओनली जो है इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही पार्लियामेंट के पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं, जिसको एमएलए बोलते हैं, ये भी जो है इलेक्टेड एमएलए भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 3 लोग हो गए, एमपीस, सारे एमपीस, इलेक्टेड एमपीस ना, जो कि लोकसभा के हों और राज्यसभा के हों। इसके अलावा एमएलए जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो राज्य सरकार के जो विधानसभा के विधायक होते हैं, वो भी इसमें इलेक्टेड विधायक भी पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टम कैसा होगा, हमेशा ध्यान रखना है, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मतलब कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है इसमें। ठीक है, किस तरह का सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसको क्यों अनुपातिक प्रतिनिधित्व बोला जाता है, तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि ये जो है अनुपात में, मतलब कि राज्य में जितने लोग हैं, मतलब कि उसकी जनसंख्या क्या है, उसके बेस पे जो है एक तरह का प्रपोर्शन तैयार किया जाता है, क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इसीलिए हर स्टेट में जितने नंबर ऑफ एमएलए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका जो है वोटिंग का एक पावर बनता है, और उस वोटिंग के हिसाब से वहां का जनताओं का जो है या नागरिकों का, पब्लिक का जो है प्रोपोर्शनली जो है रिप्रेजेंटेशन इसमें शामिल हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इसको समझने का एक तरीका यह है, नागरिक जो है, पब्लिक जो है एमएलए को चूज करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है वो एमपीस को चूज करते हैं, और एमपी जो है, एमएलए जो है, ये लोग किसको चूज करते हैं या इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो है इसमें अलग अलग राज्य से जो पब्लिक है उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, कितने लोग उस राज्य में रहते हैं उसके हिसाब से ही एमपी का और एमएलए का जो है वोट निर्धारित होता है, और उसके हिसाब से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रोसीजर क्या होता है इसमें, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सीक्रेट वोटिंग, मतलब कि इसको हिंदी में बोला जाता है एकल संक्रमणीय मतदान, गुप्त मतदान बोल सकते हैं इसको, गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सीक्रेट वोटिंग होता है इसमें, मतलब कि गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसको समझने का सिंपल सा तरीका यह है कि मान लो हमारे यहाँ ए बी सी डी 4 जो है प्रेसिडेंट के मतलब वो है, मतलब कि चुनाव में खड़े होने वाले एक तरह के प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो 4 लोग हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जो मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होंगे, ये लोग क्या करेंगे, अपने रैंक डिसाइड करेंगे कि मैं फर्स्ट रैंक में इसको रखना चाहता हूं, सेकंड रैंक में इसको रखना चाहता हूं, थर्ड रैंक में इसको रखना चाहता हूं, फोर्थ रैंक में इसको रखना चाहता हूं। ठीक है, तो ए वाले को एक रैंक मिल गया। अब एक एमपी ऐसा किया, दूसरा एमपी भी ऐसा करेगा, मान लो उसने इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको फर्स्ट दे दिया और इसको फोर्थ दे दिया, तीसरे वाले एमपी भी ऐसे करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि चारों मेंबर को या चारों जो हमारे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको वोट दिया जाता है अपने पसंद के आधार पे कि इसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसी सिस्टम को बोला जाता है हमारा एकल संक्रमणीय वोटिंग सिस्टम। अगर मान लो कि ए को सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक मिला है, इसका मतलब ये है कि उसके चॉइसेस ज्यादा है, उसके रैंकिंग जो है ज्यादा है, तो टॉप में जो 2 लोग होंगे जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक मिलेगा, वो सबसे लास्ट फर्स्ट में रहेंगे, बाकी 2 लोग जो है बाहर हो जाएंगे उस सिलेक्शन सिस्टम से। जनरली आजकल पिछले कई सालों से जो है 2 ही कैंडिडेट होते हैं और उन्हीं दोनों को रैंक दिया जाता है। तो जिसके पास ज्यादा रैंक आता है, 1 वाला रैंक, वो जो है एक तरह से बोलना चाहिए कोटा में जीत जाता है। तो मान लो उसको 50 से लेकर +1 मिल जाए, 50% से एक वोट ज्यादा मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो विनर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें और ज्यादा डिटेल में फिलहाल बात करने का टाइम है नहीं, बस समझ लो यही सिस्टम, यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब देखो, मैं जितने भी नंबर ऑफ हमारे यहाँ जितने भी वो हैं प्रेसिडेंट हुए हैं, उनका लिस्ट आउट करके मैं आप लोग को अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक जो है जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उनका मैं एक पूरा लिस्ट बना करके दे दूंगा आप लोग को। और कौन से प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में भी जो है उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी पूरा सारे प्रेसिडेंट के बारे में बात करना पॉसिबल है नहीं,
और मैंने डिटेल वाले वीडियो में बात किया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग रिसेंटली जो है नए प्रेसिडेंट जो बनी है 15th नंबर की 15वें नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जून 2022 में जो है एनडीए ने, जो भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है, उसने अनाउंस किया अपना कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए। ठीक है, एज मच एज यू शुड नो अबाउट द 15th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द ट्राइबल वुमन हु मेड इट टू द टॉप पोजिशन ऑफ द कंट्री। ये पहली बार था जब ट्राइबल वुमन को जो है, किसी महिला को, ट्राइबल को जो है इलेक्ट करने के लिए, प्रेसिडेंट बनाने के लिए जो है ये सारा चीज शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां से कुछ कुछ पॉइंट को याद रखना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहली राष्ट्रपति है भारत की जो इंडिपेंडेंस के बाद में पैदा हुई है 1958 में। इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट बने उनका जन्म तारीख जो है 1947 से पहले का था। तो ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि एक स्वतंत्र भारत में जन्म ली है। तो याद रखना है पहला पॉइंट। सी बिलोंग्स टू उड़ीसा, कई बार पूछ देता है बताइए हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। तो याद रखना है कि ये जो है मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां से आती है श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है वो। ठीक है, हर फैमिली हेल्स फ्रॉम द बैदापोसी एरिया ऑफ रायरंगपुर, ठीक है, वहां से आती है। एक पॉइंट याद रखना है, कंट्री की, हमारे देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है, अगर हम उसमें बात करें तो फीमेल कैटेगरी में बात करें तो प्रेसिडेंट मुर्मू इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बिलोंगिंग टू द संथाली कम्युनिटी। ये संथाल कम्युनिटी है, उससे बिलोंग करती है, संथाल जो जनजाति है उससे बिलोंग करती है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, कंट्री सेकंड वुमन प्रेसिडेंट। इससे पहले जो है 12th नंबर की जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो पहली प्रेसिडेंट थी जो कि वुमन थी, तो मतलब फर्स्ट वुमन वो थी। सेकंड वुमन प्रेसिडेंट रही भारत की। सी बिलोंग्स टू संथाल ट्राइब, जैसा कि मैंने बताया कि ये संथाल कम्युनिटी को बिलोंग करती है, संथाली फैमिली में ये जन्मी हुई है। ठीक है, संथालीस जो होते हैं वो झारखंड एरिया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ट्राइब्स को। इनका जो नॉन पॉलिटिकल कैरियर है, जर्नी है, उनकी बात करें तो ये जूनियर असिस्टेंट रही इरिगेशन डिपार्टमेंट में उड़ीसा के, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट पूछ देता है भाई इस तरह की चीजें। और उसके बाद में ये टीचर बनी और इन्होंने श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में जो है ये पढ़ाती रही हैं अलग अलग सब्जेक्ट, हिंदी, उड़िया, मैथ्स, जियोग्राफी। ठीक है, इसके बाद में इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसकी अगर हम बात करें तो 1997 में पहली बार जो है ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो है एंटर की हैं। ठीक है, 1997 में। और उस टाइम में ये काउंसलर बनी कहां की, नगर पंचायत की। तो इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और उसके बाद में ये काउंसलर बनी रायरंगपुर नगर पंचायत की। उसके बाद में ये 2000 में इन्होंने उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां इलेक्ट होकर के एमएलए बनी, उसी रायरंगपुर असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वहां से। और उसके बाद में ये कई तरह के डिपार्टमेंट में शामिल हुई, मतलब कि कैबिनेट में भी शामिल रही। लास्ट में अगर हम बात करें तो ये गवर्नर रही झारखंड की। ठीक है, 2015 से 2021 तक ये गवर्नर रही झारखंड की। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। डिफेंस का पीडीएफ मैंने कल आज सुबह ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है संजय, आप वहां से चेक कर लो। ठीक है, डिफेंस का पीडीएफ नहीं मिला यार, किसी किसी को मिल गया है ना सबको? और अगर नहीं मिल रहा है तो वो फिर ऐप में भी अवेलेबल है, तो ऐप में भी आप जाके देख सकते हो।
एक चीज यहाँ पे और याद रखना है यार, इनकी जो एबिलिटी की बात करें अगर हम, तो एबिलिटी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। कहाँ एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनका क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसके अलावा इनकी एज कितना होना चाहिए, 35 ईयर से एबव होना चाहिए, ठीक है, या मिनिमम 35 ईयर तो होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होने की काबिलियत उनमें हो, ठीक है, मतलब कि लोकसभा के लिए एलिजिबल हो, ये इनकी एलिजिबिलिटी है। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो 5 इयर्स की टेन्योर होता है इनका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ओथ की बात करें तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं वो जो है इनको वो कर सकते हैं, मतलब कि ओथ दिलाते हैं, शपथ। अगर हम इसके रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, जैसे ओथ के बारे में तो हमको पता है कि ये सीजेआई के द्वारा ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को जो है अपना त्याग पत्र देंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, याद रखना है। 5 साल का टेन्योर, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, 35 साल के मिनिमम एज होना चाहिए, और लोकसभा मेंबर होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब शपथ देंगे सीजीआई के द्वारा, और रेजिग्नेशन ये किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। राष्ट्र के बारे में चलो अभी आ रही है आवाज। हाँ ठीक है यार, ये अब खत्म करते हैं, ये राष्ट्रपति वाला सेक्शन लास्ट है। कुछ चीजें जो है बिल के बारे में एग्जाम में आता है, ऑन ऑर्डिनरी बिल। तो बेसिकली जो है अलग अलग बिल जो होते हैं, अलग अलग जो बोलना चाहिए कि विधेयक जो होता है, उस पर राष्ट्रपति का क्या पावर होता है, और राष्ट्रपति के पावर से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो आता है उसके विधेयक को एक्सेप्ट करने या उसको जो है एक तरह से बोलना चाहिए स्वीकृति देने के लिए। तो याद रखना है, जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल होगा तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कैन गिव अप्रूवल, वो स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरा क्या, मे रिफ्यूज, वो अस्वीकृत भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है कैन सेंड बैक टू फॉर द रिकंसिडरेशन, मतलब कि फिर से वो वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी साधारण विधेयक है, तब की बात है ये, ठीक है। दूसरा है, मान लो उनके पास कोई फाइनेंस बिल आ गया, मतलब कि ऐसा बिल जो कि वित्त विधेयक कहलाता है ये, ठीक है। अगर वित्त विधेयक आएगा तो उनके पास क्या पावर है, वो उनको अप्रूव कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, ठीक है। कैन रिफ्यूज, वो जो है अस्वीकृत भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अपने सुरक्षित रख सकते हैं अपने जो भी उनका जो मत है उसको। कैन सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, इसके लिए भी वो वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, ऑर्डिनरी बिल हो या जो है फाइनेंस बिल हो, दोनों के केस में सेम पावर है उनके पास में। लेकिन अगर उनके पास मान लो कि कोई मनी बिल आ गया, कोई धन विधेयक आ गया, तब क्या कर सकते हैं वो। तो मनी बिल के केस में वो जो है कैन गिव अप्रूवल, वो जो है अप्रूवल दे सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। लेकिन इस केस में दूसरा कंडीशन है, कैन विदहोल्ड बिकॉज विथ हिज प्रायर परमिशन सच बिल्स आर प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट बट कैन नॉट डिनाई। याद रखना है कि इस केस में वो रोक कर रख सकता है, क्योंकि उसकी पूर्वानुमति या उनका जो है एक तरह से बोलना चाहिए उनका प्रायर परमिशन जो है ऐसे केस के लिए जो है जरूरी होते हैं। लेकिन उनको डिनाई नहीं कर सकते उसको पास करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि धन विधेयक को हमेशा जो है पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है, देन उसके बाद में जो है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो इस केस में वो उसको रख सकते हैं अपने पास जो है रोक करके कुछ दिनों तक, ठीक है।
इसको वो कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, कान सेंड फॉर द रिकमेंडेशन और रिकंसिडरेशन, सॉरी, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। एक बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको हम संवैधानिक संशोधन बिल कहते हैं। इसको वो सिर्फ और सिर्फ परमिट कर सकते हैं, वो कभी भी इसको इनकार नहीं कर सकते। कैन नॉट रिवर्स हिज परमिशन टू बिल, कभी भी अपने विधेयक के लिए स्वीकृति को सुरक्षित या रिजर्व नहीं कर सकते, सॉरी, कैन नॉट रिजर्व हिज परमिशन टू बिल। कान सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, इसको भी वो कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो ये 4 तरह के बिल है और इनमें राष्ट्रपति के इस तरीके के अलग अलग उनके पास पावर होता है। ये एग्जाम में आने वाले सेक्शन है, तो इसको खास तौर पे ध्यान रखना है कौन से बिल के लिए क्या क्या पावर है उनके पास। इसको शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया है और यही आज के लिए लास्ट पोर्शन है, इसके बाद में क्लास खत्म करते हैं। कान सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, किसको किसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता? मनी बिल को नहीं भेज सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को नहीं भेज सकता। दूसरा है कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन, कभी भी वो धन विधेयक को कभी भी वो धन विधेयक को नहीं रिफ्यूज कर सकते साइन करने के लिए, और कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है उसको भी साइन करने के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो दोनों केस में सेम पावर है इनके पास। इसके अलावा ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल को वो हमेशा रिफ्यूज कर सकते हैं साइन करने के लिए, ठीक है। हालांकि एट लास्ट तो उनको साइन करना ही पड़ता है, लेकिन बाकी के जो बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल, इनके लिए वो रिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है उनके पावर को लेकर के, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। तो चलो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग जो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये क्लास खत्म हो जाएगा। कल मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा या 40 मिनट के आसपास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। और अच्छा हाँ, कल पहले जो है क्लास होगी वो इसी का, उसके बाद में मैथ्स की क्लास होगी, तो मैं भी कल की क्लास 4:30 या 4 बजे से स्टार्ट होना है।